आज शाम से देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो गई है। आज शाम से मैं बात 16 मार्च 2024 की कर रहा हूं। आपके दिमाग में कुछ सवाल आने चाहिए कि इससे क्या बदलेगा, आचार संहिता होती क्या है, कब से कब तक लागू होती है। अगर मैं आज की बात कर रहा हूं तो यानी कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करती है कि इलेक्शन इस डेट से होने हैं तो आचार संहिता लागू हो जाती है। कब तक चलेगी ये, क्या इफेक्ट होगा, पहले तो कब तक चलेगी, जब फाइनल नहीं हो जाता ये प्रोसेस यानी कि काउंटिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते, उसका अंदाजा एक्सपेक्टेड डेट 4 जून बताई गई है। तो होता क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस एरिया में लागू होगा, क्या जहां जहां इलेक्शन होंगे वहां होगा? अरे नहीं, अगर मैं कह ही रहा हूं आपसे कि आज से लागू हो गया है और क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस हैं, पूरे देश के इलेक्शंस हैं, तो पूरे देश में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। राइट? क्यों लाया जाता है, कब तक, डिटेल्स क्या हैं और इससे जुड़े इश्यूज क्या हैं, तो चलिए कॉम्प्रिहेंसिवली इस बात को समझते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या आप और हमारे लिए लाया जाता है, मतलब हम पर लगता है क्या? एक्चुअली प्राइमरीली ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कैसे आपको आचार विचार अपना काम करना चाहिए, तो प्राइमरीली ये बनाया गया है जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को अपना कंडक्ट कैसा रखना होगा जब तक कि ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, उसकी एक रूल बुक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि कैंपेन के दौरान कैंपेन के कुछ रूल्स हैं, पोलिंग का यानी कि जब पोलिंग जब इलेक्शंस होंगे, मतलब जब आप वोट कर रहे होंगे, और फाइनली काउंटिंग के दौरान, तो ये तीनों स्टेजेस में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो डेट आपको पता लग गई, ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन पता लग गया। बाई इलेक्शन, अगर मान लीजिए किसी सीट पर दोबारा चुनाव होता है तो क्या फिर भी सारे एरिया में, मतलब सारे देश में लगेगा? नहीं, लोकसभा की किसी सीट पर बाई इलेक्शन भी तो होता है। मान लीजिए रिजल्ट आ गए और उसके बाद बाई चांस कोई कैंडिडेट एक्सपायर हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो बाई इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो फिर उसी एरिया में लगता है। राइट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत इसको ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको सुपरवाइज करने होंगे इलेक्शंस। कौन से? लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन 6 राज्यों में ये है। राइट? यानी कि एसएलए में आते हैं आपके एमएलए, लोकसभा राज्यसभा में आप कहते हैं एमपीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन 6 राज्यों में है उनके मेंबर्स को हम कहते हैं एमएलसी। इसके अलावा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इन सभी में जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अभी जो न्यूज़ है वो किसकी है? वो इन इलेक्शंस की है, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस की है। राइट? तो अब अल्टीमेटली ये है आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर इनके इश्यूज पे जाएंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल कंडक्ट किसका? जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, पार्टीज हैं। क्या ध्यान रखना होगा कि रिलीजन का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए ना करें। आप कहेंगे अगर कर दिया तो एक्चुअल में अगर आपके खिलाफ शिकायत आई या इलेक्शन कमीशन को खुद पता लगा तो ऐसे में आपके पास नोटिस जाएगा। आप कहेंगे उस नोटिस से क्या होता है? नोटिस का आपको रिप्लाई देना होगा। उसमें आपको या तो सॉरी बोलनी होगी, या आपने अगर ऐसा किया है या आप मना कर सकते हैं कि भाई मैंने नहीं किया। तो आप कहेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है क्या? तो देखिए, करने वाला जो काम है ना, वो इलेक्शन कमीशन के पास उसके लिए अलग हथियार है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली कंसेंसस से इमर्ज हुआ है। यानी कि 1960 में पहली बार केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कुछ रूल्स बनाए गए, कंसेंसस बनाया गया कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इन रूल्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर जनता का विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक समय तो ऐसा था ना, क्यों लाया गया है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि बूथ कैप्चरिंग रैम्पेंट चल रही है, करप्शन खुलेआम हो रहा है। तो अब खुलेआम तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस ये लाए गए थे। रूल्स हैं। राइट? ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे तुरंत एक्शन हो जाएगा। एक्शन हो सकता है,
कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा। तो रिलीजन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक्चुअली क्या क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहले रिलीजन के नाम पर ना तो आप वोट ले सकते हैं, ना धर्म के नाम पर डर फैला सकते अपने चुनावी फायदे के लिए, राइट। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला रूल हो गया जनरल कंडक्ट के अंदर। फिर आपका हो गया कि आप किसी दूसरे पार्टी मेंबर पर, जो भी आपका ओपोनेंट है, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, बेसलेस फैक्टलेस बातें नहीं करेंगे। आप कहेंगे मतलब जैसे 2013 की बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल के तहत प्रियंका गांधी जी के पास लेटर गया कि मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में आपने कहा कि मोदी जी ने भेल को अपने दोस्तों को दे दिया। भेल BHEL PSU है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जनरल कंडक्ट के अंदर आपको कहा गया है कि आप कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, अनवेरिफाइड अटैक नहीं करेंगे। या तो आपके पास फैक्ट हो, फैक्ट बताओ। तो ऐसे में ये इसके अंडर आता है, राइट। वैसे आपको पता है पर्सनल अटैक चलते हैं, राइट, लेकिन ये रूल कहता है कि भाई पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज सकता है, खुद भी दे सकता है सो मोटो। अगर कोई अपोजिशन पार्टी से शिकायत करे, प्रूफ दे, उससे भी हो सकता है, राइट। प्लेस ऑफ वर्शिप का इस्तेमाल आप अपनी मीटिंग्स के लिए नहीं करेंगे, यानी कि मस्जिद, गुरुद्वारा या मंदिर, इनका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि इलेक्शन की मीटिंग वहीं करेंगे आप, उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे अगर हो रहा हो तो सरकार, मतलब जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो सी विजिल ऐप भी इस्तेमाल करती है, यानी कि आप अगर उसका फोटो या फिर 2 मिनट तक की वीडियो लेते हैं और तुरंत वो अपलोड हो जाती है अलॉन्ग विद जियो टैगिंग, मतलब ज्योग्राफिकल उसकी लोकेशन के तहत, तो ऐसे में फिर इलेक्शन कमीशन उसको परस्यू कर सकती है। फिर आप कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मतलब ये एक एक करके ऐसे हम बता रहे हैं कि ये है रूल, बट अगर वायलेट होता है तो केवल नोटिस और दोबारा मत करना, ऐसा ही होता है क्या? नहीं, इसका मतलब देयर आर रूल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर सुप्रीम कोर्ट से मिली है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से मिली है ऑफ आर्टिकल 324। इसके अलावा RPA भी है, इसके अलावा IPC भी है, बहुत तरीके हैं, अभी समझना, पहले रूल्स आप समझ लीजिए, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडिविजुअल या उसकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी मर्जी के बिना आपके प्रीमाइसेस का इस्तेमाल कैंपेनिंग के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। रूल ये कहता है, यानी कि आपकी जो जगह है उस पर ऐसी कैंपेनिंग का इस्तेमाल कर दिया तो वो गलत है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये बेसिकली कहता है कि लोगों को शांति में जीवन जीने का उनका अधिकार है, उससे आप वंचित मत करना। तो ये तो हो गए जनरल कंडक्ट, राइट। एक और बात आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक बड़ा चेंज आज शाम को आ गया है। मतलब जितने भी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हैं अधिकारियों के, अब वो चुनाव आयोग की सहमति के बिना नहीं होंगे। यानी कि सरकार अगर DM SSP का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से करना चाह रही है कि भाई चुनावी फायदा हो जाए, तो वो नहीं होगा। तो आप कहेंगे क्या सर ट्रांसफर पोस्टिंग होते ही नहीं है इस दौरान, अब क्योंकि आचार संहिता लग गई है? हो सकता है, बट इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली आपको कन्फर्मिटी में लेना पड़ेगा, आपको वैलिड ग्राउंड बताने पड़ेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है सरकार के पास भी ताकत कुछ कम होगी विद रिगार्ड टू हैविंग कंट्रोल ओवर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का काम रुक जाएगा, राइट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है लेकिन सरकार का काम कुछ इस तरीके से चलना चाहिए जिससे कि दूसरी पार्टीज को ये ना लगे या ऐसा ना हो कि आपने उसका अनड्यू एडवांटेज ले लिया हो इलेक्शंस में, राइट। ऐसी मीटिंग आप कर रहे हैं या प्रोसेशन, यानी कि अपना कोई चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस दौरान ध्यान रखें वेन्यू, टाइम और रूट आप लोकल पुलिस को बताएंगे ही। अगर नहीं बताया तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये इस वजह से क्योंकि अगर जिस जगह आपकी मीटिंग है तो सिक्योरिटी का प्रबंध किया जा सके। प्रोसेशन इस वजह से ऐसा ना हो कि इधर से आपकी रैली, दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी की रैली और आपस में टकराव चल रहा है वहीं पर कि नहीं हम निकलेंगे, नहीं वो निकलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रूल है मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस के लिए, राइट। पोलिंग डे और पोलिंग बूथ दोनों के लिए रूल है, यानी कि पोलिंग डे के दिन जैसे कि रूल है कि 48 आवर्स पहले आपको कैंपेनिंग रोक देनी है। आपने शायद सुना होगा गुजरात में जब चुनाव थे तो एक मुद्दा उठा था कि राहुल गांधी जी का लाइव इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो गया था विद इन दिस विंडो 48 आवर्स। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को रेज किया था। ऐसी कांग्रेस ने मोदी जी के खिलाफ आरोप लगाया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का कि वो वोट डालने गए और वोट डालकर जब आ रहे थे
तो उनका वोट डालकर आना ही रैली उन्होंने बना दिया, जिससे कि जो आसपास के वोटर्स थे वो प्रभावित हुए। तो ये पोलिंग डे पर कुछ आपके रूल्स हैं कि ये नहीं करना आपको, राइट। पोलिंग बूथ, वहां पर जो एंट्री होगी या तो वोटर की होगी या फिर जिसको ऑथराइज पास मिला हुआ है उसकी होगी। पोलिंग बूथ पर पार्टी के ऑथराइज एजेंट्स भी बैठते हैं, यानी कि पार्टी अपने ऑथराइज एजेंट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन को बताती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस समय पर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उनको चुनाव की अतिरिक्त जिम्मेदारी देता है। तो आपने सुना भी होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपके एरिया में कहने लगते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। इसी तरीके से एसडीएम्स की, इसी तरीके से कई सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती है, राइट। तो उनसे जो आपने उनको बताया है कि ये हमारे ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं जो कि जनता की सहूलियत का ध्यान रखेंगे, तो केवल वही वहां पर हो सकते हैं। और अंदर तो भाई साहब वो जो वेरीफाइड पास वाले हैं वही होंगे। साथ में जो आपके ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो उससे पहले या तो आपके घर पर या पोलिंग बूथ के आसपास लोग आपको मिल जाते हैं जो कि आपको एक स्लिप देते हैं। स्लिप पर होता है कि ये आपकी आइडेंटिटी स्लिप है, कि आपको वो स्लिप दिखानी होती है पोलिंग बूथ पर जो बैठे होते हैं ऑफिसर्स की, देखिए ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, ये मेरी आइडेंटिटी स्लिप है, यानी कि मैं ऑफिशियली इस इलेक्टोरल रोल यानी कि जो चुनावी सूची है वोटर्स की उसमें मेरा नाम है। तो जो आप देते हैं ना, तो वो स्लिप कौन देता है आपको? स्लिप आपके पार्टी वाले भी आपको देते हैं, राइट। एमसीसी का रूल कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो आप स्लिप उनको दे रहे हैं, वोटर्स को दे रहे हैं, वहां पर बैठकर अपनी बेंच लगाकर उस पर आपकी पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप वो स्लिप तो दे रहे हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन पता लगा उस पर आपने कमल या फिर हाथ या फिर झाड़ू ऐसा कुछ बना रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा, आपको नोटिस आ जाएगा, राइट। फिर इलेक्शन कमीशन आगे क्या करेगी, किस किस अलग रूल का इस्तेमाल करके एक्शन लेगी, वो फिर इलेक्शन कमीशन बताएगी, राइट। ये तो स्टैंडर्ड रूल है, आपने अपने कंसेंसस से इसको माना है कि इसको तो आप फॉलो करेंगे ही। पार्टी इन पावर, इस पर तो विस्तृत एक्चुअली कानून बने, मतलब विस्तृत रुकन से रूल्स बने, कानून क्या रूल्स बने। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान काफी चर्चा में था ये डिमांड, मतलब ये मांग, मतलब क्या था ये। आपने सुना है इंदिरा गांधी जी वर्सेस राजनारायण केस, इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद, सुना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आ गया था। राजनारायण जो उनके ओपोनेंट थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है चुनावी फायदे के लिए। तो हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि रूलिंग पार्टी ने सरकारी मशीनरी का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो गाड़ियां हैं इनका, ऑफिसर्स का मिसयूज किया है। तो ऐसे में हम आपके चुनाव को करते हैं रद्द। किसने कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। ध्यान से सुनिए, इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, राइट। तो ऐसे में अब उसके खिलाफ अपील कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई। तो अब ये जो चल रहा था 75 वाले समय पर, 1975 वाले समय पर, तो इंदिरा गांधी जी को लगा कि अच्छा, मतलब मेरे खिलाफ अब मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, अब अपील करनी पड़ेगी। और आगे कुछ इनका बयान ऐसा आ गया, मतलब इनका डिसीजन ऐसा आ गया जिससे मेरी कुर्सी खतरे में आ जाए। तो ऐसे में फिर वो आप सबको पता है 75 से 77 तक इमरजेंसी लगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन कमीशन से कहा कि यार आपको आर्टिकल 324 के तहत जिम्मेदारी दी हुई है चुनाव को सुपरिटेंड करने की, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए कि जो पार्टी इन पावर को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसे में 1979 में फाइनली ये गाइडलाइंस बनकर आई। अब ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं? कहती हैं कि जैसी आचार संहिता लग गई, जैसे कि आज लग गई है, तो अब से रूलिंग पार्टी यानी कि केंद्र की जो बीजेपी है, वो कोई भी अब कोई गवर्नमेंट स्कीम का नया लॉन्च नहीं करेगी, कोई नया अब ऐसा एलोकेशन नहीं करेगी कि हमने इस फाइनेंस प्रोजेक्ट में इतना पैसा दे दिया है, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो करेगी उसमें जो मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं उनका पोस्टर नहीं दिखाएगी, नहीं तो वो माना जाएगा कि आप सरकारी खर्चे से चुनावी फायदे के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि चाहे आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का इस्तेमाल भी आप चुनावी फायदे के लिए नहीं करेंगे। एक और चीज़, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी कह रहा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि ये जो मंत्रीगण है ना, ये सरकारी दौरे से, मतलब अपने
सरकार की सरकारी जिम्मेदारी के कारण ये इस स्टेट में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, और बाई चांस वहीं पर आप मान लीजिए कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग पूछे भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कि हमने कहा था कि आप सरकारी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे चुनावी फायदे के लिए। फिर मंत्री जी कहने लगे कि अरे हम चुनावी फायदे के लिए नहीं गए थे, हम तो वहाँ पर इस गवर्नमेंट स्कीम तो लॉन्च की नहीं हमने, हम तो मॉनिटरिंग करने गए थे, और मॉनिटरिंग करने गए तो बस चुनाव है ही, तो हमने कहा चलो 2 शब्द बोल दें। तो ऐसे में चुनाव आयोग कहेगा ये होशियारी नहीं चलेगी। कारण ये भी स्पष्ट किया गया है इस वाले पार्ट में कि आपके जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं और जो चुनावी आपका जिम्मेदारी है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहीं पर आप सरकारी काम के लिए गए और वहीं पर आप चुनावी माहौल बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये सब पार्ट आपका इसी में आता है, राइट। कोई नया फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं होगा, राइट। ये सारे पोर्शंस इसी में आते हैं, राइट। मैनिफेस्टोज पर 2013 में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आया था। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें इलेक्शन कमीशन से कि चुनावी वादे जो हैं वो कुछ भी हो जा रहे हैं, कुछ भी वादा कर देते हैं, तो कम से कम इसमें जनता को जो जानकारी मिले वो पूरी स्पष्ट मिले, क्योंकि ये भी तो आप रेगुलेट करिए ना, नहीं तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। एक कहेगा कि हम तुम्हें ये सब दे देंगे, दूसरा कहेगा हम तुम्हें फ्री ट्रिप देंगे चांद की, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो इस तरीके से तो आप डेमोक्रेसी की हत्या कर देंगे, ये फेयरनेस कहाँ हुई? तो जानकारी जो मिले तो उस जानकारी का बेसिस भी मिले। तो ऐसे में इस वाले बेसिस में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन बनाई, पार्टीज को भी कम्युनिकेट किया कि वॉट एवर प्रॉमिस यू डू इन योर इलेक्शन मैनिफेस्टो, अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू अटैच हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसको पूरा करेंगे, राइट। तो वैसे तो हमारी पार्टीज और जो लीडर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, सो वेन एवर दे पब्लिश अ पर्टिकुलर मैनिफेस्टो एंड दे से कि हम ये सब करने वाले हैं, तो उसका तरीका जो है ना, पूरा प्लान वो बता देते हैं कि देखो ये ऐसे होने वाला है, आप डिटेल मैनिफेस्टो पढ़ लो, राइट। लेकिन चलिए कम से कम ये जहमत तो उठाएंगे ही ना कि बताना होगा कि कैसे वो होगा। तो फाइनेंशियल का जो उसमें इम्प्लीकेशंस होगा वो सब कुछ आपको इसमें बताना होगा, ये आपका एमसीसी कहता है, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट अ लॉ, इट्स नॉट अ स्टैट्यूट, वो कोई कानून नहीं है। तो आप कहेंगे अगर कानून नहीं है तो इतना डर किस बात का? कह रहे हैं कि पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ गई आज शाम से 4 जून तक, तो डर किस बात का? इससे पहले हमारे सीईसी हुए मिस्टर एसवाई कुरैशी, उन्होंने तो ये कहा कि इसको लॉ की तरह इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। इसके अलावा 2015 लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन भी है इससे संबंधित मुद्दे पर। 2013 में भी एक पर्सनल ग्रीवेंसेस को लेकर एक कमेटी बनी थी, उसने भी एमसीसी को और ज़्यादा मजबूत करने की बात कही थी। तो चलता कैसे है फिर ये? तो देखिए, इस पर एक लीगल ओपिनियन ये है कि एमसीसी को लॉ नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे मतलब ये है कि अगर ये है लॉ, तो अगर लॉ हुआ वायलेट, तो लॉ वायलेशन का जो भी पेनल्टी, जो भी पनिशमेंट मेंशन होगा, वो पनिशमेंट, वो डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत एप्लीकेबल हो जाएगा उस कैंडिडेट पर। तो इससे तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल फिर तो सर लॉ बना दो, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि प्रभु, हमें इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है करीब 45 दिन में, यानी कि जो 7 चरणों में अब चुनाव होने हैं, फिर काउंटिंग होनी है, सारा 45 दिन के आसपास का हमारा एवरेज टारगेट रहता है। अगर आपने इसको लॉ बना दिया और किसी ने एमसीसी को वायलेट किया और तुरंत जो है अपोनेंट जो है वो कोर्ट चला गया कि इसको तो भाई साहब अब हम डिस्क्वालीफाई कराएंगे, चुनाव को ही रद्द करा देंगे इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आपको नहीं लगता कि हमारी कोर्ट में होती रहेगी तारीख पे तारीख और ये समय निकल जाएगा? तो एक तरीके से ये डिले का कारण बन जाएगा, समझ रहे हैं? और बताइए, डेमोक्रेसी में अगर चुनाव ही डिले होने लग गए तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? चुनाव का रिजल्ट ही डिले होने लग गया, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो ये एक कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इलेक्शन कमीशन सेज लेट एमसीसी द वे इट इज। अब पूछा गया सर अगर ये लॉ नहीं है तो आपके पास पावर कहां से आएगी? तो एमसीसी कह रहा है सुनिए तो सही, आप पूरी बात सुनिए कैसे ये इवॉल्व हुआ है।
मैं उसका इवोल्यूशन आपको बताता हूं। जैसे कि केरला, तो कहा कि हम केरला असेंबली के चुनाव में 1960 में इसका इवोल्यूशन हुआ, राइट, केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में। उसके बाद 1962 में इसका एक छोटा रूप लोकसभा इलेक्शन में भी इस्तेमाल किया गया, और 1962 से 1991 तक हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इवोल्यूशन देखा बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेवरल पार्टीज एज वेल, यानी कि कई सारी पार्टीज भी इलेक्शन कमीशन के साथ आई और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया कि किस तरीके से हम अपनी पॉलिटिक्स में जो करप्शन है उसको डिक्रीज कर सकते हैं बाय हैविंग दिस काइंड ऑफ रूल्स। देख रहे हो कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन ये फिर भी असली पावर तो थी नहीं। जब हम पोस्ट 1991 वाला एरा देखते हैं इलेक्शन कमीशन का, तो एक सीईसी के नाम से जाना जाता है वो एरा। नाम तो आपने सुना होगा, मैं किसका नाम लेने जा रहा हूं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके बाद से इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है ये जाना जाने लगा, मिस्टर टीएन शेषन, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर शेषन। सो मिस्टर टीएन शेषन जब आए तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ईसीआई के पास जो है कई सारी इम्प्लिसिट पावर्स हैं, इम्प्लिसिट पावर्स। अब आप कहेंगे यार ये क्या है, तो एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ पावर्स, ठीक है। वन आर एक्सप्लिसिट पावर्स। एक्सप्लिसिट पावर्स वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि आप ये कर सकते हैं, वो तो होगी एक्सप्लिसिट पावर, लिखा है कि इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट पावर क्या होती है कि आपसे ये पावर डिराइव होती है किसी और बात से, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है किसकी, इलेक्शन कमीशन की। उसके बिना क्या डेमोक्रेसी, अगर लोगों का और कैंडिडेट्स का विश्वास ही ना रहे कि चुनाव ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। तो ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो भी चीज नीडफुल है, यानी कि जो भी पावर नीडेड है, हर वो पावर जायज है। कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसआर बोम्मई केस में भी इलेक्शन कमीशन के रोल को और ज्यादा प्रोमिनेंट बनाती है सुप्रीम कोर्ट, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पावर मिल रही है भाई, है ना। तो अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी एक्शंस लेंगे, दोज कैन बी कंसिडर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे में एमसीसी को लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, एक तो ये कहा गया। दूसरी चीज कही गई कि ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इज वेरी पावरफुल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 आया पहले, जिसने कि ब्रॉड हमारे देश में इलेक्शंस कैसे रेगुलेट होंगे इसके बारे में बात कही। फिर उसके बाद एक साल ही बाद, मतलब एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस साल इनेक्ट हुआ 1950 उसी साल आया, फिर उसके अगले साल ही 1951 में इस पर एक डिटेल्ड लॉ आया जिसने कि कई सारे जो गैप्स, करप्शन, मिसयूजेस हो सकते हैं उन सब के बारे में भी उल्लेख किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने। और इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से पावर किसको मिलती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है हमारे पास कानून की ताकत है, ये रही, कॉन्स्टिट्यूशन से भी इम्प्लिसिट पावर है, मान ली है सुप्रीम कोर्ट ने भी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आईपीसी भी तो है, इंडियन पिनल कोड है, हम इसके तहत भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन करा सकते हैं। आप कहेंगे सर करा के दिखाइए सर। अरे मैं कैसे करा के दिखाऊं भाई, ये इलेक्शन कमीशन कराए। लेकिन आप कहेंगे सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कनेक्ट करके बताइए सर। चलिए कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, जनरल कंडक्ट में रूल था रिलीजन वाला, राइट। तो अगर कोई कैंडिडेट सभा बुलाकर और रिलीजियस एनिमोसिटी फैला रहा है, डर फैला रहा है धर्म के नाम पर, असुरक्षा फैला रहा है, ठीक, तो ऐसे में ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी में धारा है कि नहीं है, आईपीसी में धारा है। अगर आप कम्युनल एनिमोसिटी फैलाते हैं, दो पक्षों में, फॉर एग्जांपल रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाई का माहौल बनाते हैं, तो ऐसे में आपको तो आईपीसी की धारा से भी नवाजा जा सकता है कि नहीं। अच्छा, अगर किसी धर्म विशेष के कुछ सिंबल के बारे में अपमानजनक बात की जाती है तो उसके लिए भी आईपीसी में धारा है। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव आईपीसी, सेवरल आईपीसी प्रोविजंस एज वेल इन प्लेस। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन को पावर है, राइट। तो आई थिंक आपको ब्रॉडली पता लग गया होगा, राइट, कि क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे काम करता है यहाँ पर
इलेक्शन कमीशन, राइट। तो यानी कि इस समय पर जो देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है दैट इज अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल बॉसेस, मतलब एक रिलीफ उनको मिलेगा कुछ टाइम के लिए कि आसानी से वो फ़ोन करके उनको कुछ भी डायरेक्शन दे दें, ऐसा नहीं है। अधिकारी कह सकते हैं कि सर मैं सर इस समय न्यूट्रल हूँगा क्योंकि सर मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट करना है, और ऐसे में इस बात को ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के फेवर में बोल रहा हूँ, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले भी तो निगाह रखते हैं ना कि कहीं पर उस मुद्दे को उछालें कि देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर काम नहीं कर रहा है, जिससे चुनाव की छवि अगर खराब होती है तो सबका नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक बैलेंस बनकर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये बताया आपको जनरल कंडक्ट में पोलिंग डे, तो आई थिंक कुछ चीज़ें तो बेसिक है, जैसे शराब ना बांटना, पैसे ना देना वोट के लिए, तो वो इसी के अंतर्गत आता है पोलिंग डे। और यस इस मतलब ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि भाई आप ऐसा ना करें,